तो हाँ प्यारे बच्चों, कक्षा 8 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, तो इस चैप्टर के भी कंप्लीट जो नोट्स हैं वो फाइनली आपके तैयार हो चुके हैं। इससे पहले मैं आपको चैप्टर 1 है वो ऑलरेडी करवा चुका हूँ नोट्स के रूप में, ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स हैं तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम कक्षा 8 विज्ञान का जो दूसरा अध्याय है, हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरा चैप्टर है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, तो इस चैप्टर को हम कंप्लीट इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है और ये आपके नोट्स हैं, कलरफुल नोट्स हैं जिनको आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं या फिर इन नोट्स को आप परचेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई गए हैं, इन नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और जो नोट्स हैं वो पीडीएफ के रूप में परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है ताकि कक्षा 8 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट को ये बेनिफिट हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या है। तो मैंने जो यहाँ पर लिखा है वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, अगर आपके एग्जाम में आता है जैसे सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा है अगर आपने ये लिख दिया एग्जाम में तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें कि सूक्ष्म जीव क्या है। तो सूक्ष्म जीव की सबसे जो परिभाषा है वो आपको क्या लिखनी है कि वे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, यानी वे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते और उन्हें क्या कहते हैं, हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। और सूक्ष्म जीव है वो आकार में बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखें हैं उनसे नहीं देख सकते हैं, यानी उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र है उसका यूज करना पड़ेगा। ओके, कि वे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। और सूक्ष्म जीव है वो आकार में बहुत छोटे होते हैं जिनको हमारी साधारण आंखों से देखा नहीं जा सकता है, ये आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपके कि सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है, कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनको 4 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पर जो पहला वर्ग है वो है आपके जीवाणु, ओके, और दूसरा वर्ग क्या है आपके कवक, और तीसरा वर्ग है आपके प्रोटोजोआ, और 4 नंबर जो वर्ग है वो है आपके शैवाल। तो इनके बारे में भी हम बहुत ही अच्छे से मैं आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर अध्ययन करवाने वाला हूँ। और यहाँ पर जो नोट लिखा हुआ है, यानी नोट में सबसे इम्पोर्टेंट बात छुपी होती है। तो नोट के अंदर मैंने जो लाइन लिखी है बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि विषाणु जो होते हैं जिनको हम वायरस कहते हैं, वो भी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। यानी विषाणु हैं, जो वायरस हैं, वो भी एक प्रकार के क्या हैं, सूक्ष्म जीव हैं। लेकिन यह सूक्ष्म जीवों के 4 वर्गों में नहीं गिना जाता है, लेकिन ये सूक्ष्म जीवों के 4 जो वर्ग होते हैं, जो 4 सेक्शन होते हैं, उनमें विषाणु नहीं आता है। सूक्ष्म जीवों के जो 4 वर्ग कौन कौन से हैं, जीवाणु हैं, कवक हैं, प्रोटोजोआ हैं और शैवाल है। तो उनमें हम विषाणु को शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं वो यहीं से आपके क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है कि विषाणु या वायरस द्वारा होने वाले रोग। तो विषाणु या वायरस द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं, जिसमें जुकाम है, जुकाम भी एक विषाणु या वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा है जिसको हम फ्लू रोग भी कहते हैं, ये भी एक विषाणु रोग है। और पोलियो, ये भी एक विषाणु और वायरस रोग है। और एक है आपके खसरा, ये भी क्या है आपके विषाणु या वायरस जनित रोग हैं। तो प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए कि विषाणु या वायरस जनित रोगों के नाम लिखिए, तो जुकाम है, फ्लू रोग है, पोलियो है, खसरा है, ये आपको लिखने हैं। उसके बाद में सेकंड है आपके कि जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग। तो जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है आपके
टाइफाइड और दूसरा क्या है आपके अक्षय रोग। तो ये दो रोग हैं जो जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। तो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं, जिसमें पहला आपके अतिसार है और दूसरा है आपके मलेरिया। यानी अतिसार और मलेरिया एक ऐसे रोग हैं जो प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है नेक्स्ट है आपके कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो सूक्ष्म जीवों का जो निवास स्थान है वो कहाँ है, तो सूक्ष्म जीव है वो मरुस्थल और दलदल में भी पाए जाते हैं। कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, मरुस्थल और दलदल में भी पाए जाते हैं। और यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कि मनुष्य सहित सभी जो जंतु हैं उनके शरीर में भी ये पाए जाते हैं, मनुष्य के शरीर में भी पाए जाते हैं, और जितने भी जीव जंतु हैं उनके शरीर के अंदर भी ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो यह आपको इसमें याद करना है। उसके बाद में है सूक्ष्म जीव मित्र के रूप में, यानी सूक्ष्म जीव है वो मित्र के रूप में हमारी किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, किस प्रकार से उपयोगी हैं। यानी जो सूक्ष्म जीव हैं वो मित्र के रूप में किस प्रकार उपयोगी हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड तथा केक बनाने में किया जाता है। कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनका उपयोग दही, ब्रेड तथा केक बनाने में किया जाता है। और दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि सूक्ष्म जीवों की मदद से बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। कि सूक्ष्म जीवों की मदद से बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं, जो मेडिसिन है वो बनाई जाती हैं। और तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है, जिसका उपयोग शराब बनाने में भी करते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव है उनका उपयोग ही एल्कोहल बनाने में किया जाता है। और 4 नंबर है आपके कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी किया जाता है। तो इस प्रकार सूक्ष्म जीव हैं वो मित्र के रूप में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो सूक्ष्म जीव मित्र के रूप में किस प्रकार उपयोगी हैं, कोई 4 बिंदु लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। इसमें पहला है कि सूक्ष्म जीव हैं उनका उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। और दूसरा पॉइंट आपको मैंने बताया कि सूक्ष्म जीव हैं उनकी मदद से बहुत सारी जो मेडिसिन है, जो दवाइयाँ हैं वो बनाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट मैंने बताया है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है। और 4 नंबर है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी किया जाता है। ओके, और आप सभी स्टूडेंट को जय माता दी कमेंट में जरूर लिखना है। ओके, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं कि दही में पाया जाने वाला जीवाणु, तो दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस यानी दही के अंदर कौन सा जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। अब ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, ये क्या काम करता है, ये दूध को दही में बदल देता है। दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम लिखिए लैक्टोबैसिलस। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि दही में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। तो इसका आंसर भी आपके होगा लैक्टोबैसिलस। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके किण्वन या फर्मेंटेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो किण्वन या फर्मेंटेशन किसे कहते हैं कि चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। कि चीनी के एल्कोहल में जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, जो बदलाव होते हैं, उनकी जो प्रोसेस होती है, उनकी जो प्रक्रिया होती है, उसको हम किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो है कि लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। तो लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज कब की थी, 1857 में की थी। या किण्वन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, लुई पाश्चर ने की थी। कब की थी, 1857 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। ओके, प्रतिजैविक का दूसरा नाम है आपके एंटीबायोटिक, ये आपके इंग्लिश का वर्ड है। ओके, तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है
तो वह औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, कि वह औषधि, वह दवाई जो बीमारी पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। कि वह औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके इनके उपयोग, यानी जो प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या उपयोग है। तो इसमें पहला उपयोग है वो आपको क्या ध्यान रखना है कि पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना। जो पशु हैं उनमें सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकने के लिए प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं। और दूसरा यूज क्या है, इसका दूसरा उपयोग क्या है कि प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। कि जो प्रतिजैविक है उनका उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। तो ये दो यूज हैं, ये दो उपयोग हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के, तो ये आपको जरूर ध्यान रखने हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके वैक्सीन या टीका। अब देखिए वैक्सीन या टीका क्या है, तो इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चंस हैं वो पूछा जा सकता है। तो वैक्सीन या टीका क्या है कि वैक्सीन है वो सूक्ष्म जीवों की बनी होती है। वैक्सीन है वो किसकी बनी होती है, सूक्ष्म जीवों की बनी होती है। और वैक्सीन के टीके का प्रयोग आमतौर पर हैजा, अक्षय तथा चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है। और हमारा शरीर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता है, कि हमारा जो शरीर होता है वो रोगों से लड़ने की कैपेसिटी रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता है। जब कोई भी सूक्ष्म जीव जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको बढ़ने से रोकती है। और वैक्सीन टीके के अंदर मृत अवस्था में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिससे शरीर उन्हें पहले ही समझ लेता है और दोबारा आने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनको क्या कर देता है, मार देता है, जिससे बीमारी खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको ये याद करना है कि वैक्सीन या टीका क्या है, कि वैक्सीन सूक्ष्म जीवों की बनी होती है और वैक्सीन के जो टीके हैं उनका प्रयोग आम तौर पर किस में किया जाता है, हैजा, अक्षय और जो चेचक और जो हेपेटाइटिस जैसी जो बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए किया जाता है। और हमारा शरीर अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो रखता है, यानी रोगों से लड़ने की कैपेसिटी रखता है। जब कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर क्या करता है, वो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ने से रोकता है, उसको बढ़ने नहीं देता है। और वैक्सीन टीके के अंदर जो मृत अवस्था है उनमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसे शरीर उन्हें पहले ही समझ लेता है और दोबारा आने वाले जो भी सूक्ष्म जीव हैं उनको क्या कर देता है, मार देता है, जिससे बीमारी वहीं ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक ज़रूरी सूचना है आप सभी बच्चों के लिए कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। तो चेचक के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। कब की थी, 1798 में। तो ये जरूरी सूचना आप सभी बच्चों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देखिए हानिकारक सूक्ष्म जीव। तो देखिए कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो देखो सूक्ष्म जीव हैं वो आपके मित्र के रूप में भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं और हानिकारक भी होते हैं। सूक्ष्म जीव हैं वो हानिकारक भी होते हैं। तो हमें हानि किस प्रकार से पहुंचाते हैं, तो देखिए सूक्ष्म जीव हैं वो हमें हानि किस प्रकार से पहुंचाते हैं। तो हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या हैं, तो कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो मनुष्य, जंतु और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। और रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। तो रोगजनक की जो परिभाषा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रोगाणु या रोगजनक किसे कहते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनको हम क्या कहते हैं, रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। अब देखिए किस प्रकार से हानिकारक है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं।
कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं। और दूसरा पॉइंट है आपके कि सूक्ष्म जीव हमारे खाने को खराब कर देते हैं, कि सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, हमारा जो खाना है हम जो खाते हैं डेली उसको क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि सूक्ष्म जीव हैं वो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। अब कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है आपके मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। तो मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं तो उनके बारे में आप देख सकते हैं कि मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संचरणीय रोग कहते हैं। कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से और भोजन के माध्यम से या कायिक संपर्क के माध्यम से फैलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम संचरणीय रोग कहते हैं। अब संचरणीय रोग है, इनके क्या क्या एग्जाम्पल है, क्या क्या इनके उदाहरण हैं। तो सबसे पहले है आपके हैजा और सर्दी जुकाम और चिकन पॉक्स और अक्षय रोग। ये सब क्या हैं, ये संचरणीय रोग हैं जो एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, भोजन के माध्यम से और कायिक संपर्क के माध्यम से फैलते हैं। तो यह आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको जरूर अच्छे से आपको तैयार करना है और आपकी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो मलेरिया परजीवी है उसका वाहक कौन है। मलेरिया परजीवी के वाहक का नाम क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर, यह आपको ध्यान रखना है। और डेंगू जो वायरस होता है उसका वाहक कौन है तो उसका नाम है मादा एडिस मच्छर। ये दो जो फैक्ट है ये आपको जरूर याद करने हैं। अब है सबसे पहले आपके कि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। तो मनुष्य में सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इस टेबल को आपको अच्छे से याद रखना है कि सबसे पहले यहाँ पर है मानव रोग, उसके बाद में है रोगकारक सूक्ष्म जीव, उसके बाद में है संचरण का तरीका यानी फैलने का तरीका, किस माध्यम से वो रोग फैल रहा है, उसके बाद में उस रोग के बचाव के सामान्य उपाय हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले है आपके अक्षय रोग। इसका जो सूक्ष्म जीव है वो क्या है, जीवाणु है और फैलने का तरीका, संचरण का तरीका क्या है, वायु, यानी वायु के माध्यम से ये रोग फैलता है। अब बचाव के उपाय हमें क्या करने हैं, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना और उचित समय पर टीकाकरण करना। ओके, उसके बाद में देखिए दूसरा रोग है आपके खसरा। तो इसका रोगकारक सूक्ष्म जीव कौन है, वायरस है, संचरण का तरीका क्या है, वायु है। ओके, और बचाव के सामान्य उपाय हैं ये जो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, उसके बाद में है चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स है, इसका रोगकारक सूक्ष्म जीव कौन है, वायरस है और संचरण का तरीका क्या है, वायु है। ओके, उसके बाद में मानव रोग क्या है आपके, नेक्स्ट है आपके पोलियो। तो इसका रोगकारक सूक्ष्म जीव क्या है, वायरस है और संचरण का तरीका है वायु और जल दोनों। ओके, यानी वायु और जल दोनों के माध्यम से ये फैलता है और बचाव और सामान्य उपाय आप देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके हैजा और टाइफाइड। तो हैजा और टाइफाइड ये रोगकारक, इनके रोगकारक सूक्ष्म जीव कौन है, जीवाणु हैं और फैलने का तरीका क्या है, जल और भोजन के माध्यम से फैलते हैं। और इसमें बचाव के सामान्य उपाय क्या हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतों को अपनाना। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके हेपेटाइटिस ए। ये भी एक सामान्य रोग है और ये इसका जो रोगकारक सूक्ष्म जीव है वो कौन है, वायरस है और संचरण का तरीका क्या है, जल। और बचाव के सामान्य उपाय क्या हैं, उबले हुए पेयजल का उपयोग करना। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके मलेरिया। तो मलेरिया है, इसका रोगकारक सूक्ष्म जीव कौन है, प्रोटोजोआ है और फैलने का तरीका क्या है, संचरण का तरीका क्या है, मच्छर। ओके, अब ये इसके जो उपाय हैं, सामान्य उपाय हैं वो क्या है कि मच्छरदानियों का प्रयोग करना, मच्छर भगाने वाले जो रसायन हैं उनका उपयोग करना। तो ये कंप्लीट सारणी आपको, कंप्लीट जो टेबल है ये आपको अच्छे से याद रखनी है। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके कि जंतुओं में रोगकारक जीवाणु। तो जंतुओं में जो रोगकारक जीवाणु हैं वो क्या होते हैं,
जंतुओं में जो रोगकारक जीवाणु है वो क्या है, तो एंथ्रेक्स, ये नाम आपको जरूर ध्यान रखना है कि एंथ्रेक्स मनुष्य और मवेशियों में होने वाला एक भयानक रोग है। एंथ्रेक्स क्या है, ये मनुष्य और मवेशी जो होते हैं उनमें होने वाला एक भयानक रोग है, जो किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। अब है सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधों में होने वाले कौन कौन से रोग हैं और किससे वो फैलते हैं, उनका तरीका क्या है और बचाव का उपाय क्या है, तो ये सब हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है आपके पादप रोग। ओके, तो जिसमें पहला क्या है, नींबू कैंकर। अब देखिए नींबू कैंकर ये एक रोग है जो पौधों में होता है। ओके, और इसका सूक्ष्म जीव क्या है, जीवाणु है, और संचरण का तरीका क्या है, वायु, यानी वायु के माध्यम से ये रोग है फैलता है पौधों में। उसके बाद में दूसरा पादप रोग है आपके गेहूं की रस्ट। तो गेहूं की रस्ट, इसमें सूक्ष्म जीव कौन है, आपके कवक है, और संचरण का तरीका क्या है, वायु और बीज के माध्यम से ये रोग फैलता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट जो पादप रोग है वो है भिंडी की पीत, और इसका सूक्ष्म जीव कौन है भाई, वायरस है, और संचरण का तरीका कौन है, कीट, यानी कीट जो मकोड़े होते हैं उनके माध्यम से ये रोग फैलता है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद में है खाद्य सामग्री को बचाने के तरीके। तो जो खाद्य सामग्री है उनको बचाने के तरीके क्या क्या हैं, तो इसमें पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है, और हम इसे अचार बनाने में प्रयुक्त करते हैं। और दूसरा पॉइंट है, दूसरा तरीका है कि नमक भोजन को लंबे समय तक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से सुरक्षित रख सकता है, कि नमक है वो भोजन को लंबे समय तक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से क्या रख सकता है, सेफ रख सकता है। और तीसरा तरीका क्या है कि हम खाने को गर्म और ठंडा करके भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। और 4 नंबर जो तरीका है वो है कि हम खाने को सुरक्षित रखने के लिए वायुरोधी सील वाले जो पैकेट है उनका प्रयोग करते हैं। तो ये 4 तरीके आपको जरूर ध्यान रखने हैं जिसे हम खाद्य सामग्री को आसानी से बचा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके परिरक्षक। अब देखिए परिरक्षक क्या है, परिरक्षक किसे कहते हैं, तो इसकी जो परिभाषा है वो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो परिरक्षक क्या है कि नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, कि नमक और जो खाद्य तेल है उनका उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से हम करते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। तो ये आपको जरूर याद करना है। उसके बाद में है नाइट्रोजन चक्र। अब देखिए नाइट्रोजन चक्र है, इसका जो यहाँ पर जो मॉडल बनाया गया है एक चित्र के माध्यम से, यह आपको जरूर समझना है। तो नाइट्रोजन का वायुमंडल से मृदा, पौधे तथा जंतुओं में परिवहन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। और वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कितने प्रतिशत होती है, 78% होती है। और नाइट्रोजन है उसका वायुमंडल से मिट्टी, पौधे और जो जंतु है उनमें परिवहन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, जो संपूर्ण प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। और यहाँ पर है वायुमंडल, ये नाइट्रोजन, और ये जो मॉडल है, ये प्रारूप है, ये आपको जरूर इसमें अच्छे से आपको बनाना आना चाहिए, अच्छे से आपको तैयार करना है। कंप्लीट आप देख सकते हैं और इनको साथ साथ में लिख सकते हैं। यानी इस चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में दे दिए हैं, तो अच्छे से आपको ये तैयार करना है। पूरा चैप्टर कंप्लीट है आपके, और इससे पहले चैप्टर 1 भी आपके अपलोड कर दिया गया है। नेक्स्ट जो चैप्टर है, थर्ड जो चैप्टर है, वो भी आपके जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहें वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और ये नोट्स यदि कोई भी स्टूडेंट परचेज करना चाहे तो परचेज कर सकते हैं, और जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं उन नंबर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और PDF के माध्यम से ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।